लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और इसका जो टॉपिक मैंने लिया है वो मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट लिया है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक ठहराव, एक एग्रीमेंट कैसे निश्चित होता है, कैसे बनता है। तो हम आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे और सिर्फ इसी पॉइंट पे ध्यान देंगे कि एक एग्रीमेंट, ठहराव क्या होता है, किस तरीके से ये ठहराव बनता है ना। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि इस चीज के लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। जब दो व्यक्ति परस्पर आपस में मिलकर कोई प्रस्ताव को स्वीकृति करते हैं, कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए यहां पे हमने दो व्यक्ति रखे हैं, एक है मिस्टर ए एंड सेकेंड मिस्टर बी। हमने यहां पर दो व्यक्तियों को चुना है, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या है? प्रस्ताव देने वाला, और मिस्टर बी क्या है? प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला। मतलब ए क्या कर रहा है? मिस्टर बी को ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑफर। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं और मिस्टर बी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिस्टर बी क्या कर रहे हैं? उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस बिंदु पे ध्यान देंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एक एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं धारण कर सकता जब तक उसमें कानूनी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई ना हो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट तक ही चीजों को देख रहे हैं कि कैसा एक ठहराव बनता है। जब दो व्यक्ति आपस में किसी भी सौदे को, किसी भी व्यापार को करने के लिए एक दूसरे से सहमति जताते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ रहे हैं कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कह रहे हैं कि मेरी एक गाड़ी जो कि पुरानी है और मैं उसे 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रस्ताव दे रहे हैं कि मैं बेचना चाहता हूं। वो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, वो प्रस्ताव दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को कि मेरी एक गाड़ी है जो बहुत पुरानी है और उसे मैं 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। उन्होंने मिस्टर बी को ऑफर दिया और मिस्टर बी ने ये बोला कि ठीक है, मैं इस गाड़ी को 50,000 रुपए में खरीद लूंगा। यानी कि उन्होंने क्या किया? मिस्टर ए के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप समझ रहे हैं ऑफर क्या है, प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव उन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने रखा और मिस्टर बी ने स्वीकार किया, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस होता है। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए ने ऑफर दिया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, इज इक्वल टू दोनों में क्या हो गया? वादा हो गया कि ठीक है, मिस्टर ए बेच रहे हैं और मिस्टर बी खरीद रहे हैं। दोनों में इस चीज का एक वादा हो गया, एक स्वीकृति जाहिर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या समझना है? हमें समझना है ठहराव, एग्रीमेंट को समझना है यहां पर। ठीक है, अब ये प्रॉमिस ऐसे ही तो नहीं होगा। अब यहां पर हम कंसिडरेशन को लेंगे, मतलब प्रतिफल को लेंगे। जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अब इसका अर्थ मैं समझाती हूं आपको। प्रॉमिस तक तो समझ में आ गया। अब कंसिडरेशन मतलब क्या? कंसिडरेशन मतलब ये चीज होती है कि किसी ना किसी रूप में, मतलब मिस्टर ए को भी कुछ प्राप्त हो रहा है और मिस्टर बी को भी कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मिस्टर ए को क्या प्राप्त हो रहा है? 50,000 रुपए, और मिस्टर बी को क्या प्राप्त हो रहा है? कार प्राप्त हो रही है, एक पुरानी कार प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये जो चीज है, ये जो प्रक्रिया है, मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट।
अब आप समझे कि ठहराव क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। इसमें दोनों को कुछ ना कुछ, एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है, तभी हमारा कंसिडरेशन, मतलब हमारे प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, ठहराव होता है। ठीक है, कि अब ये चीज, ये प्रक्रिया सुचारित हो चुकी है, लेकिन ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़ेंगे, कुछ लॉ जुड़ेगा, जब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित होता है। तो जो मैं आज आपको समझाना चाह रही थी, देखिए जो बिजनेस और लॉ होता है, बिजनेस लॉ होता है जो, वो हमारे जो व्यापार और व्यवसाय को बहुत ही सही ढंग से चलाया जा सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ धाराएं बनाई जाती हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। मैंने आज के अपने इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट को लिया, ताकि आप इस बिंदु पे ध्यान रख सकें। और मैंने आपको समझाया किसके माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद में प्रॉमिस होता है, वादा होता है, उस प्रॉमिस पे कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है, तब जाकर के कहीं वो एग्रीमेंट में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम इस प्रोसेस के माध्यम से समझ गए हैं, और आशा करती हूँ कि छोटे से टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। मेरे जो लास्ट लेक्चर में मैंने काफी कुछ बिजनेस लॉ से संबंधित बातें की थी, आने वाले समय में हम इस पे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे, और हम सीखते रहेंगे कि हमें बिजनेस में रुकावट ना आए, कठिनाइयां ना आए, इसके लिए सारे अच्छे अच्छे फैसले लिए जाए। इन क्या क्या अधिकार है, उनसे संबंधित चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती रहे, और हम बिजनेस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करूंगी, और आशा करती हूं कि आज का ये छोटा सा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।